सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की एक और क्लास में, लाइव क्लास में भी। और जो लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कुछ पिछली क्लास का, उसके बाद नई क्लास शुरू करेंगे। कुछ नए टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, उमेश जी बताएंगे ट्रॉफिक क्या होते हैं। उमेश जी थे नहीं लास्ट क्लास में, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आंसर बता पाएंगे, नहीं तो फिर उनके बाद कंचन जी बताएंगी। मैम मैं देख नहीं पाया लेकिन फिर भी बताता हूँ। ये है जो आपने वाटर जो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज है, इसको क्या है, जी पॉल्यूशन है, जी उसके बारे में आप बता रहे हो। तो उसमें जी। 3 अलग अलग कैटेगरीज है। ऑलिगोट्रॉफी में है कि उसमें आपका बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो उसमें पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो ऊपर पे वो आ जाएगा, अ, जो ऑक्सीजन को रोक देगा नीचे आने के लिए। तो जो कुछ भी जीव जंतु है उसके लिए मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीने के लिए ना वो उचित वातावरण नहीं होगा। ठीक है। तो वो मर जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा उसी से करेक्शन करेक्शन होगा इसमें सर, थोड़ा सा करेक्शन जी जी होगा। मैम। प्रियंका जी ने हैंड रेस किया, प्रियंका जी करेक्शन करेंगी। दोनों प्रियंका ने हाँ, हैंड रेस कर दिए हैं। बताइए, कोई ठीक नहीं है, ठीक है, बता। बहुत बढ़िया। जी बताइए, अ, प्रियंका कोटला जी आप ही बताइए। हाँ। मैम, ट्रॉफिक वो हुआ जैसे कि न्यूट्रिशंस जो पानी में बढ़ जाते हैं, जो एक लेयर सी बन जाती है ऊपर से, और जैसे कि काई वगैरह जो लग जाती हैं, वो हम्म ट्रॉफिक हुआ हमारा। और फिर उसके बेस पे 4 लेवल हैं कि हम्म किसी में साफ रहता है, किसी में वो थोड़ा बढ़ने लग जाता है, और फिर इस हिसाब से जीव जंतु भी जो आखिरी वाला लेवल होता है, तो मैम उस वाले हम्म लेवल में जीव जंतु बहुत कम होते हैं, क्योंकि जीव जंतु से मैं मीन्स मैम एनिमल्स वगैरह जो उसमें जो पनपते हैं, लाइक फिश, तो हम्म उनको प्रॉपर वो नहीं मिलता है, क्योंकि एक लेयर सी बन जाती है पानी में ऊपर से, तो उनको प्रॉपर सनलाइट वगैरह और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है इसमें, क्योंकि हम्म। इतनी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो उस कारण से ये सारे ट्रॉफिक के लेवल हैं। वेरी गुड। ऑलिगोट्रॉफिक जो सर बता रहे थे, प्रियंका वर्मा जी बताएंगे ऑलिगोट्रॉफिक की क्या स्पेसिफिक है। मैम, ओलिगोट्रॉफी में ना पानी बिल्कुल साफ होता है, ये ना ठंडा पानी होता है, पीने के लायक होता है इसमें। वेरी गुड। इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, सबसे कम, है ना? यस क्योंकि मैम। हाँ, इसलिए इसमें जो है ग्रोथ कम होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस एलिमेंट कम होते हैं। और जब हम पॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं पानी में, तब नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो जाते हैं। तब उन लोगों के लिए, किसके लिए, एल्गीज के लिए या प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए एडॉप्टेबल कंडीशन हो जाती है। तब फिर क्या है, फिर अगली कंडीशंस, अगले लेवल्स आते हैं। सर उमेश जी क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले, अच्छा, मैंने ग्रुप में डाउट्स जो रह गए थे ना, उस दिन माउस ठीक काम नहीं कर रहा था, तो वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे, तो वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। पढ़ लिए सभी ने? सबके क्लियर हो गए वो डाउट? यस मैम। ओके। किसी का कुछ रह जाए तो फिर भी नोट करके रख लीजिएगा, हम उस पर लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। 3-4 डाउट आ रहे थे ना, सभी क्लियर हो गए थे? किसी का बचा तो नहीं था? जो मैंने इसीलिए डाल दिया था कि नो, दो एक दिन का बीच का गैप हो जाएगा, संडे पढ़ रहा था, तो फिर क्या है, लिंक टूट जाती है पढ़ने की, तो फिर मैंने रात को 1 बजे वो डाला। स्लाइड शो हो रही है, मतलब स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। वॉइस क्लियर है? जी मैम। आज हम पढ़ेंगे, कल हमारा जो लास्ट क्लास में रह गया था, पॉल्यूशन कौन सा चल रहा था? नॉइस पॉल्यूशन हमारा चल रहा था। तो थोड़ा सा जो बचा हुआ है नॉइस पॉल्यूशन कवर करेंगे, और उसके बाद में हम सॉइल पॉल्यूशन एंड वेस्ट मटेरियल भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम, हमारा जहां छूटा था वो क्लियर ही हो गया है। ये 10-10 वाला जो फंडा था, दो तरह से चलती हैं चीजें, कि ऐसे भी चलेंगे। ये एक स्केल होता है, मतलब डीबी, जो डीबी में जो मेजर करते हैं साउंड को,
उस स्केल में दो तरह से चल रहे हैं, इधर प्लस प्लस चल रहे हैं, 10 प्लस 10 किया तो 20 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट 20। ये समझ लीजिए कि नाप दिया, जैसे अपना नॉर्मल स्केल रहता है उसमें भी 1 2 3 4 5 करके ऐसे आगे ही बढ़ते जाते हैं, ऐसे सीधे लिखे रहते हैं। तो इनने 1 2 3 भी लिख सकते थे, पता नहीं क्यों जिसने भी बनाया है उसने 10 20 और 30 लिखा है। तो इसको आपको एज इट इज याद ही रखना पड़ेगा। और फिर जब नीचे चल रहे हैं तो नीचे कैसे चल रहे हैं, ये 10 इंटू 10 ऐसे चल रहे हैं। तो ये मतलब 10 कदम आगे चले हम, 10 कदम आगे चले तो उसकी जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो कितना होगा, पावरफुलनेस कितनी होगी, 100 टाइम्स ज्यादा होगी। इससे ये 100 टाइम्स ज्यादा है, और इसी से ये कितना है, 1000 टाइम ज्यादा है इफेक्टिव या पावरफुल। ये है बस कहने का फंडा। तो इसको ऐसे ही अगर यहाँ पे और 10 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो वो 40 जब आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 10,000। ये बस ये याद रखना है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले आप सॉल्व कर पाएंगे, यानी ये गणित है और ये फॉर्मूला है उसका। फिर कुछ और चीजें रह गई थी इसमें। अतः शोर के स्तर को मानव श्रवण दहली के लिए 1 किलो हर्ट्ज अर्थात 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर संदर्भित किया जाता है। इंग्लिश में देख लें इसको। Therefore, the noise level is referred to the human hearing threshold at a frequency on 1K hertz। यानी कि आप ये समझिए, दहरी का मतलब क्या होता है, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। दहली का मतलब क्या होता है बताइए, चौखट। चौखट, जिसको पार करके जाना है हमको। दरवाजा है एक मतलब एक कमरा कह लीजिए, या मतलब हमारा एक जो जोन है, रीजन है, उससे हम बाहर जा रहे हैं या उसके अंदर आ रहे हैं, उसकी एक लाइन है वो, तो वही दहरी है। हमारे सुनने की क्या लाइन है, उसके बाहर का मतलब उसके उसी में हम सुन सकते हैं, एक रेंज है उसी में हम सुन सकते हैं, उसके आगे पीछे हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये है 1K हर्ट्ज, है ना, से हिंदी में क्या लिखा है इसमें, 1K हर्ट्ज अर्थात 1000 हर्ट्ज, है ना। के हर्ट्ज के किसके लिए यूज किया जाता है, 1000 के लिए। तो ये है, ये दहरी है शोर को, ये इतना ज्यादा है तो शोर की दहली है ये। और इस स्तर पर सबसे शांत ध्वनि है जिसे सामान्य श्रवणता वाला व्यक्ति समझ सकता है। मतलब एक ऐसी होती है ना, कहते हैं सुई की आवाज भी किसी किसी को सुनाई दे जाती है। कहाँ से कहाँ तक की आवाज सुन पा रहे हैं वो हम और आगे चलेंगे तो चीजें और थोड़ी समझ में जाएंगी। श्रवण दहली आवृत्ति पर निर्भर करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ये। हियरिंग थ्रेश होल्ड इसको बोलते हैं, श्रवण दहली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हियरिंग थ्रेश होल्ड। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। और सबसे अच्छी कहाँ होती है, 2 के, इसमें 2, हाँ ये लिखा है 2 किलो हर्ट्ज और 5 किलो हर्ट्ज के बीच सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे अच्छी होती है, बेस्टम बेस्ट होती है। डेसिबल का उपयोग करके मानव श्रवण दहली को संशोधित, मतलब आपने देखा होगा कई लोगों के कान में मतलब कम जिनको सुनाई देता है वो क्या करते हैं, सुनने वाली मशीन का यूज करते हैं। तो वो मशीन क्या काम करती है, जो जैसे ये हम देख रहे हैं ऊपर, हमने ये चीज जो समझी है कि इसका 10 अगर दिख रहा है डेसिबल में, तो ये इसका मीनिंग क्या है, 10 का मतलब तो 10 ही है, लेकिन अगर इसमें 20 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100। यानी उसकी पावर को उसने या उसकी इफेक्टिवनेस को क्या है, बढ़ा दिया है। वो मशीन क्या करती है, इतना सुनाई दे रहा है व्यक्ति को, तो वो उसको बढ़ा के इतना कर देगी, बढ़ा के बताएगी उसको वो मशीन। तो इससे वो सुन पाएगा, जो कम आवाज आ रही थी वो उसको बढ़ा, जैसे हम
रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में वॉल्यूम का बटन भी होता है, वो भी क्या काम करता है, उससे कम या ज्यादा हम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि हमको कितना कम सुनना है या ज्यादा सुनना है। कोई कम सुनने वाला व्यक्ति है, उसके लिए वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा, या किसी की श्रवण क्षमता बहुत अच्छी है तो वो कम वॉल्यूम में सुन लेगा। श्वसन के दौरान 10 dB स्तर की ध्वनि होती है, मतलब जब हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें लेवल कितना होता है, ये सबसे फर्स्ट वाले लेवल होता है 10 dB ब्रीदिंग में। और सामान्य बातचीत में नॉर्मल हम जो दो लोग बैठ के आपस में बात करते हैं तो उसका क्या होता है 65 dB होती है, वो जनरल टॉकिंग की जो लेवल होता है, साउंड लेवल होता है। ये भी याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, सीधे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सिर्फ फैक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के पढ़ लेंगे, इनको तो समझ लीजिए याद करने वाले ही है, ये याद ही रखना है कि कौन सी चीज कितनी होती है। इनमें ऐसा समझने वाला जो चीज थी वो हम समझ चुके हैं, ये बाकी तो फैक्ट है, ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको। ये बहुत ही मैम ज्यादा। वो 1000 वाला समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा कौन सा? बताना। ये जो 1000 हैजर्ड में कुछ ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये मान लो देहरी है, ठीक है, इसके इधर क्या है 1K हर्ट्ज है, ये मतलब 1000 हर्ट्ज है। इसके इधर और इसके इधर की चीजें आपको सुनाई, मतलब ये सबसे अच्छी है। ये देहरी है, एक सीमा है कि इसके बाहर का शोर हो जाएगा, इससे ज्यादा अगर हुई तो वो शोर की कैटेगरी में आ जाएगा, ये है मतलब। इसके अंदर अंदर है कोई चीज तो वो नॉर्मल है, वो शोर नहीं है, मतलब वो ध्वनि है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं, वो प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आ रही, ध्वनि प्रदूषण की। 1000 ये जो है ना 30 तक, इसको यहाँ भी रिलेट करो, ये जो 30 पे आ रहा है, ये 1000 आ रहा है स्केल पे, डीबी से नापते हैं ना, हर्ट्ज डीबी में मापते हैं उसको ध्वनि को। तो अगर स्केल पे 1000 आ रहा है या 30 आ रहा है तो वो शोर नहीं है, वो प्रदूषण नहीं है, वो ठीक है, हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। इसको क्रॉस कर जाएगी, मतलब 1001 भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ये तो 10,000 नहीं, देखो ये 1000, इधर 30 वाला 1000 है ना, यहाँ तक है, तब तक शोर नहीं है। और 1001 भी हो गया तो वो शोर हो जाएगा, फिर देहली मतलब क्रॉस कर ली ना, कहते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली थी सीता जी ने, लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर थी तो ठीक थी, सुरक्षित थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली तो क्या हो गया, रावण ने हर लिया उनको। ऐसे ही अगर ये देहरी मतलब 1000 को पार कर लिया, 1000 से 1001 1001 भी हो गई तो क्या हो गया, पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, वो नॉइज पॉल्यूशन यानी शोर हो जाएगा वो। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े। मैम जिसको आप देहरी कह रहे हैं ना, हाँ वो थ्रेशोल्ड है, वो दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। हाँ, ये थ्रेशोल्ड लिखा का है। मतलब है कि इसके इस तरफ अलग और उसके उस हाँ, तरफ, जैसे आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ना, जब हम्म मीडियम चेंज होता है, तो हम्म जैसे ही थ्रेशोल्ड से बाहर जाते हैं तो वो हम्म किरणें उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। वो देहरी जो आप कह रही है ना, वो जी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसके एकदम क्रिटिकल पॉइंट होता है वो, उसके बाद बिल्कुल ही वो अलग हो जाता है, ये जी है मैम। जी हाँ, जी। मतलब थैंक यू आपके सो मच। कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे होगा तो सुनाई देगा, उसके ऊपर हो जाएगा तो वो शोर हो जाएगा। जी, ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत सरलता से बताने के लिए। और भी थैंक यू मैम, थोड़ा सा साइंस वाला है ना, जी अदरवाइज जी, मत लीजिएगा, नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, जाता। अदरवाइज तो लेने का सवाल ही नहीं, हम तो खुद ही स्टूडेंट, हम बोलते हैं सबसे, हम अभी स्टूडेंट ही, हम कुछ सीख रहे हैं। और अच्छी बात है, पार्टिसिपेट सब लोग करते हैं तो और भी अच्छा रहता है, चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा रिपीट करते क्या सर, क्योंकि एक पेशेंट था तो हाँ, मेरे को बराबर सुनाई नहीं आया। अच्छा, कौन सी चीज रिपीट करना है सर? ये सर ने अभी जो बताया ये सर रिपीट इसी कर इसी दीजिए। लाइन। सर इसमें हाँ क्या जी। होता है कि ये जो दहलीज मैम कह रही है ना, वो एक हाँ थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिसके नीचे हाँ आप रहोगे तो उसका प्रॉपर्टी अलग, और दूसरा वो उसके बियॉन्ड जाओगे, उसके आगे जाओगे ना तो चेंज हो जाता है। जैसे आप लाइट को देखते हो
यदि आपका एक जैसे फिजिक्स का लाइट पढ़ा है सर, तो आप मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउंड की बात आ रही है, तो यहाँ साउंड की बात है कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है कि इसके नीचे रहेगा तो आपको सुनाई देगा, और उसके ऊपर हो गया तो शोर हो जाएगा और सुनाई नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो वो चीजें हैं। ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है, जिसके नीचे रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। उसके लिए आपको ये आपका ईयर वाला जो क्या बोलते हैं, वो मैग्नीफाइंग जो साउंड का है वो लगाना पड़ता है, कि उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा। एम्पलीफायर। हाँ, एम्पलीफिकेशन, हाँ एम्पलीफायर, एग्जैक्टली सर। ये ईयर पीस जो होता है कान में लगाते हो, एम्पलीफायर ही होता है, साउंड को और बढ़ा के बताता है उसकी इंटेंसिटी को। ठीक है सर, मेरे समझ से समझ और बाहर के जो लाउड स्पीकर लगाते हैं उसमें भी एम्पलीफायर रहते हैं। हाँ, उसमें भी एम्पलीफायर होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सर ये थ्रेशोल्ड जो वर्ड बोले ना, हमारा मेडिकल साइंस में भी एक पेन थ्रेशोल्ड एक वर्ड है। यस सर, पेन थ्रेशोल्ड, यस एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो वही है सर, वो थ्रेशोल्ड पढ़े हैं, वही उस लेवल तक के पेन होगा तो ही महसूस होगा, उससे कम रहा तो नहीं महसूस होगा, और उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा महसूस होगा। जी 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 सर, बिल्कुल सही समझा। धन्यवाद। ठीक है सर, वो डायलिंग वही है। ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब कितना एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाता है साथ साथ में सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू, दोनों का थैंक्स। चलिए आगे बढ़े आप। अब ये आता है ह्यूमन हियरिंग रेंज। अब यहाँ पे ये, अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें और इसमें। वो इसीलिए मैं बता रही थी कि जो 1000 है, 1000 केवल हम उसको जो शोर और ध्वनि का अंतर करने के लिए एक हमने रेंज बना ली है कि 1000 के पार गया, बाहर गया, 1000 को क्रॉस किया तो वो नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा, ध्वनि नहीं रहेगी, साउंड नहीं रहेगा, वो नॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 के अंदर है तो ठीक है। अब ये एक ह्यूमन की जो सुनने की पावर है, मतलब ह्यूमन किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है, सुन सकता है, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये एक अलग फैक्ट है। इसी रेंज की ध्वनियों को जो है मनुष्य सुन सकता है। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों में? ये इसके आगे पीछे सुन सकता है, क्योंकि 1000 के आगे भी सुन सकता है, लेकिन वो कान में क्या है, कान में प्रॉब्लम करेंगे, हमको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, वो ज्यादा शोर वाली, ज्यादा तेज जो आवाज रहेगी। सुन सकना एक अलग चीज है, सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं, या नुकसान कर रही नहीं, वो एक अलग थिंग है। ये थ्रेशोल्ड है, और ये क्या है, एक रेंज है। इस रेंज की चीजें, इससे 20 हर्ट्ज से नीचे की जाएगी, यानी बहुत कोई ऐसी आवाज है जो 20 हर्ट्ज से नीचे की, वो हमको सुनाई नहीं देगी। और इस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो चीज है, वो भी हमारी हियरिंग रेंज से बाहर की है। अब श्रव्य मतलब क्यों, अगर इससे ज्यादा की सुनेंगे तो हमारा कान का पर्दा ही फट जाएगा, हम फिर मतलब सुनने लायक ही नहीं रहेंगे, बहरे हो जाएंगे हम। अगला क्या है पॉइंट, waves of frequency higher than the audible range are called ultrasonic। जो श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। यानी कि जो हम जितना सुन सकते हैं उससे ज्यादा की हैं, इससे ज्यादा की हैं, 20,000 से ज्यादा की हैं, 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य। और जो श्रव्य परास से कम आवृत्ति की हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अवश्रव्य या इंफ्रारेड तरंगे हम इनको कहते हैं। आपने वो देखा होगा चमगादड़ जो होता है उल्टा लटकता है, देखा है सभी ने? यस मैम। क्या करता और है उसी की वजह से वो रात में अपना उड़ता है। उसको दिखाई नहीं देता है, किसी चीज से टकराता नहीं है वो। हाँ, उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तरंगों से ही अपना जो है रूट वो है ना चुन लेता, किसी भी चीज से टकराता नहीं। हम एकदम से हमको लगता है ये सामने से आ रहा है हमसे टकरा जाएगा, बट वो नहीं टकराता है, क्योंकि वो इनको पराश्रव्य या अवश्रव्य यानी इंफ्रारेड को सुनता है या अल्ट्रासोनिक को सुनता है, कौन सी वाली सुनता है? इंफ्रारेड वाली ही सुनता है। और दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्शन जो भी साउंड होके आ रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करता है।
इसकी वजह से वो टकराता नहीं है। जी। और अगला क्या है, 150 डीबी से ऊपर ध्वनि स्तर जेट विमान का रॉकेट के टेक ऑफ से उत्पन्न कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये 150 का मतलब क्या है, ये जो हम 10 प्लस 10 प्लस यहाँ 20 हो गया, फिर यहाँ पे अगला 30 हो गया, ऐसे करके ये पहुंचा है 150 तक। तो सोच लीजिए ये मल्टीप्लाई में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 करते करते जब ये 150 तक पहुंचा है तो कितना होगा इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो तो ये इसलिए ये कहाँ होता है, जेट विमान या रॉकेट के टेक ऑफ से जो आता है वॉल्यूम जो होता है उसका, वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, ईयर डिफेंडर लगाते हैं मैम उसके लिए। जी। मैम भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक, मतलब अब क्या आ गया है, ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग नॉइस इन इंडिया। ये एक हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है कि दिन का समय सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक है तथा रात्रि का समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसमें मतलब बता दिया है कि आपको किस टाइम में कितनी डीबी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसका मतलब ये है, दिन में 6 बजे से रात बजे तक किस जोन में आप कितनी रेंज की डीबी यूज कर सकते हो, कितना वॉल्यूम आप रख सकते हो, वो डिसाइड किया है। एक तो ये बता दिया कि उसका दिन का टाइम क्या है, 6 से 10 बजे तक निर्धारित किया। बोलते हैं ना कई जगह 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, या शाम को 6 बजे से सुबह 6 से रात को 10 बजे तक, और इधर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है। फिर डे टाइम इज, अच्छा वो तो इंग्लिश में ही है। फिर शांत क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ 100 मीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। मतलब जो साइलेंट जोन कहलाता है या क्वाइट जोन कहलाता है, क्वाइट एरिया कहलाता है, उसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, कौन कौन से बॉडीज आ जाती हैं। एक तो हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो हमारा कोर्ट है या न्यायालय, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इनके कितनी दूरी तक, 100 मीटर तक का जो एरिया है वो इसमें आता है। यहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, वो जो ये है ना, रात्रि 6 बजे, सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक, और फिर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कैसे डिवाइड किया है ये इस पिक्चर में देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या रखा, कितनी होना चाहिए, डे के टाइम में होना चाहिए 75 डीबी। और ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा चुका है, ये 55 दिख रहा है ना, आवासीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे ही अलग अलग, क्योंकि पेपर तो अलग अलग पाली में होते हैं, बहुत सारे पेपर बनते हैं अलग अलग। चूंकि फर्स्ट पेपर है ये, तो फर्स्ट पेपर तो और सब्जेक्ट योगा के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सब में पूछा जाता है। तो समझ लीजिए कि कितने पेपर बनते होंगे फर्स्ट पेपर के। तो ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं क्योंकि सिलेबस तो लिमिटेड है, तो ये हर बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन फैक्चुअल, किसी ना किसी पेपर में संभावना है हमसे भी पूछा जा सके। तो डे टाइम में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें 75 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रात के टाइम में भी 70 तक की उनको छूट है इंडस्ट्रियल एरिया को। जो कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया में ये दिख रहा है, मार्केट है, कार है, लोगों की खुद का भी वॉल्यूम होता है, दुकानों का, मतलब बाजार में हम जब जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कितना शोर होता है हमें पता ही नहीं चलता है। कई चीजें हमें सुनाई नहीं देती, बहुत वाहनों का और भी चीजों का सबका जो रहता है वॉल्यूम। और तो उसके लिए क्या एक डिसाइड किया है कि 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कब होगा 65? डे टाइम, और नाइट में 55 से ज्यादा नहीं हो सकता। और जो रेसिडेंशियल एरिया है, ये दिख रहा है रेसिडेंशियल एरिया, कॉलोनी वगैरह जो है, उसमें डे टाइम में 55 और नाइट में 45 से अधिक नहीं होना चाहिए।
और जो शांत क्षेत्र कहलाते हैं जैसे हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनमें डे टाइम में 50 dB और नाइट में 40 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? बताइए, यस मैम, यस मैम। बोल दिया करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम अकेले ही पढ़ रहे हैं और अकेले ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगला अब हमारा आ गया है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या क्या हो सकता है? सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है, और जो हमने 150 dB वाला देखा उससे तो क्या हो सकता है, हमारे कान डैमेज ही हो सकते हैं। 70 dB से कम आवाज स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। 7 अलग अलग टाइप से जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं ना, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, तो सब तरह से फैक्ट को याद रखना है। 70 dB से कम आवाज स्तर तक मनुष्य सुन सकता है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है उसमें, हानिकारक नहीं है, बहुत हानिकारक नहीं है। हियरिंग लॉस साउंड लेवल लेस देन 70 dB इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 8 घंटे से अधिक समय तक मोर देन 8 आवर्स 85 dB से ऊपर लगातार शोर खतरनाक हो सकता है। कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए जो इंडस्ट्रियल एरिया में ही काम कर रहे हैं, वहां पे अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, कितना बोला है इंडस्ट्रियल एरिया में 75, लेकिन इससे ज्यादा है 85 तक है, और लगातार 8 घंटे से ज्यादा तक कोई व्यक्ति उसमें बना हुआ है, तो क्या होगा, शोर खतरनाक हो सकता है। फिर वही उसकी श्रवण क्षमता कम हो जाएगी, सुनने की क्षमता कम हो सकती है उसकी धीरे धीरे। और वयस्कों के लिए यानी एडल्ट्स के लिए कितना है, 140 dB, और बच्चों के 120 dB का ध्वनि प्रदूषण श्रवण क्षति का कारण बन सकता है। यानी कि बच्चों में तो 140, एडल्ट कितना और 20 dB और एक्स्ट्रा वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और भी कम 120 dB का अगर उन्होंने ध्वनि प्रदूषण देख लिया, सुन लिया, तो फिर वो उनके सुनने की क्षमता क्या है, बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में वो आ सकते हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण बन सकता है, जो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का वर्णन करने वाला शब्द है। कैसे हो सकता है बताइए? मनोवैज्ञानिक विकार का क्या मतलब है बताइए? ये लिखा है मेंटल स्टेट की बात हो रही है मैम, मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कैसे हो सकते हैं? कान खराब हुए तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं बताइए? ब्रेन के अंदर हार्मिंग होने लगेगा तो वो फिर वो समझ लीजिए कि वो अनस्टेबल हो जाएगा आदमी। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो एक, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल आप बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीजें यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, इमोशनल शब्द आ गया ना, इमोशन वर्ड आ गया, कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बात कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहा है, आपके ओंठों को चलते हुए देख रहा है। अब उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना आ रही है कि मैं डिमोरलाइज होगा वो कहीं ना कहीं, कि मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब अपने अंदर ही अंदर वो अर्थ लगाता रहेगा कुछ भी, या दुख तो होगा उसको इस बात का कि मुझे समझ, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं चल रहा है। तो ये इमोशनल वाली बात हो गई यहाँ पे, और धीरे धीरे उसको स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सही है कि नहीं है सर? यस मैम। स्पष्टतः ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारे ये हर जगह हर समय हमको याद रखना है। अगर हमारे बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब जरूर करेगी और साइकोसोमेटिक में बदलेगी ही बदलेगी, और अगर माइंड में कोई है तो उसका इफेक्ट भी बॉडी में जाएगा, वो उससे भी हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज होंगे ही होंगे। तो दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का क्या होता है, वास होता है। चलिए, अब हमारा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, उनको भी देख लेते हैं।
जैसे कोई ध्वनि बोधगम नहीं है, मतलब बोधगम का मतलब क्या है कि हमको कुछ पता ही नहीं चला। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। हमको पता नहीं चला। अगर 0 dB है मतलब होना नहीं होना एक बराबर है, हमें पता नहीं चलेगा। सुनने की श्रवण दहली है, ये हियरिंग थ्रेशोल्ड है कि यहाँ 0, इसके नीचे नहीं सुन सकता व्यक्ति। फिर उसके बाद में 20 dB है, 1 मीटर की दूरी पर सुनी गई फुसफुसाहट, कानाफूसी कोई जो करते रहते हैं और हम कान लगा के सुनते हैं, कभी हमको लगता है कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, कान लगा के हम सुनने लगते हैं फिर उसको। तो ये क्या है? 20 dB होती है, जो फुसफुसाहट के रूप में होती है। और इसमें क्या रहती है? गहरी शांति की भावना रहती है। मतलब ह्यूमन की जो प्रतिक्रिया का मतलब क्या होगा? क्या शब्द है? रिएक्शन क्या होगा? ह्यूमन रिएक्शन क्या होगा? किस वाली सोर्स, जैसा सोर्स है उस पे फिर ह्यूमन का रिएक्शन क्या होगा? 30 dB है, तो 30 dB में क्या हो रहा है? कम आवाज वाली बातचीत, नॉर्मल जो आराम से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी में बैठ के कोई बात करने लगा, बहुत धीरे धीरे करेगा तो अब भी क्या है? मतलब पीस वाला ही माहौल रहेगा। 40 dB है, तो 40 dB कहाँ पे? पुस्तकालय, रेफ्रिजरेटर, रात में एक शांत सड़क, ये सब कायमें आ जाएंगी 40 dB में, एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में। और उसके बाद 50 dB है, मध्यम बारिश की जो आवाज होती है, वॉशिंग मशीन की जो आवाज होती है, मॉडरेट रेन, यानी बीच की जो रेन होगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वॉशिंग मशीन। अशांति की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। वॉशिंग मशीन की आवाज भी सबने सुनी है, रेन की भी आवाज सबने सुनी है, तो वो अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि काय में, ये हो सकता है भाई रेन की डीबी कितनी होती है? 50 dB का उसका रेंज होता है। साउंड कितना होता है? 50 dB होता है बारिश का। या जो अशांति की शुरुआत होती है, अनपीसफुलनेस कहाँ से स्टार्ट होती है? 50 dB से स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड। अब हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। ये हमारी धरती माता है जो अपने मतलब बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गई हैं हमारे कारण। उनकी हालत देख लो आप, शायद आपको दया आ जाए और आप कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयास करें। इंट्रोडक्शन, मृदा प्रदूषण। मृदा का प्रमुख गुण क्या है? जीवधारियों को पोषण प्रदान करना। जब प्राकृतिक अथवा मानव जनित किसी भी कारण से मृदा की उत्पादन एवं पोषण क्षमता में कमी आ जाती है, तब इसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। हम इतने दिन से रोज बार बार कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाता है? फोटोसिंथेसिस बीच में आता है हमारा, हम उसको समझते हैं। जो हमारे पोषी स्तर होते हैं या न्यूट्रिशन लेवल जो होते हैं, उनके लिए हम फोटोसिंथेसिस को बीच में लाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में मेन जो रहते हैं वो सब हमको पता है, पेड़ पौधे हैं, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। लेकिन अब हम एलिमेंट की, 5 एलिमेंट की बात करें, उसी में से एक हमारा क्या है? सॉइल है, मिट्टी में। क्योंकि पौधे जो है वो लगेंगे कहाँ? मिट्टी में ही तो लगेंगे ना। उसके अलावा कहाँ? हवा में भी लगते हैं, पानी मतलब पानी में भी लगते हैं। आजकल होने लगी है हाइड्रो कल्चर भी होने लगा है, जिसमें पानी में खेती की जाती है। लेकिन ये नई कंसेप्ट है। पहले तो हम मिट्टी में या नेचुरली भी देखते हैं कि मिट्टी में पौधे उगते हैं। तो मिट्टी वाले पौधे कब स्वस्थ रहेंगे? जब उनको सारी चीजें सही मिलेंगी और अगले जो लेवल्स हैं, पोषक स्तर है, न्यूट्रिशन लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उनको भी वो हेल्दी तभी रख पाएंगे जब वो खुद स्वस्थ होंगे और उनमें किसी तरह का कोई विषाक्त या टॉक्सिक्स ना मिलेंगे मिट्टी में। लेकिन हम जो भी अपने लग्जरी लाइफ के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं या अपने प्रॉफिट के लिए जो भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है सॉइल में। तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी से जो है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल, वो सारे क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं।
कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ में, जैसे हमने ऑर्गेनिक खाद या कई तरह की खाद हमने मिलाई, तो वो जो उसमें मिट्टी में पहले से मौजूद दूसरे तत्व हैं उनके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं। किसी के भी साथ कोई भी बॉन्डिंग करके नई चीज बना लेता है। तो जो नेचुरल उसकी क्वालिटी थी, जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज्यादा, वो क्या हो गई, उसकी कम हो गई। कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स भी मिल गए, विषैले तत्व भी मिल गए, तो वो पूरी की पूरी फूड चेन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। यही क्या है, हमारा सॉइल पोल्यूशन है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, 2 कारण इसके हो सकते हैं। हर पोल्यूशन के दोनों कारण हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। नेचुरल में वर्षा, हवा, तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप, यानी कि रेन, विंड, टेम्परेचर, वोल्केनो और अर्थक्वेक, ये आते हैं। बताइए नेचुरल वाले कैसे हो सकते हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में, ताकि पता चलता रहे कि हाँ सब लोग बने हुए हैं। बताइए, जल्दी बताइए, फिर आगे बताऊंगी मैं। वर्षा में हो जाएगा मैम, एसिड रेन वगैरह हो गया तो उस कंडीशंस में हो जाएगा। जो भी हमारा गैस एटमॉस्फेयर में है वो वर्षा के साथ मिलके आएगा, हमारे सॉइल को पोल्यूशन करेगा। उसके बाद जैसे हवा से होगा कि हवा में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, वो वो बनते रहते हैं नेचुरली। ठीक है, एमिशंस होता रहता है हमारे क्या कहते हैं, जैसे वोल्केनो है उससे भी गैसेस निकलता है। ठीक है, वोल्केनो से और भी बहुत सारी चीजें, मेटल्स वगैरह निकलते हैं, तो उससे भी हमारा सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। जैसे आपका अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक में भी आपका पूरा जोल्ट होता है, धरती हिलता है, तो बहुत सारी चीजें, कहीं गैस यदि है तो वो निकल जाता है, कहीं आपके पानी भी जमीन के नीचे है, कहीं कहीं बाहर आ जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है एग्जाम्पल एक आध जगह। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, तो ये नेचुरल हो गया। मैड मेड में अकॉर्डिंगली है मैम, कि जैसे आपका ये कोई देखिए, व्हीकल है उसके कार्बन डाइऑक्साइड पिक्चर वगैरह से, निकलते हैं। पिक्चर्स के थ्रू देखिए, अब आपको पिक्चर से और क्लियर होगा कि कैसे कैसे हो सकता है। क्या पढ़ा है हमने, किस किस चीज से हो रहा है, वर्षा से हो रहा है, हवा से हो रहा है, तापमान से हो रहा है, मतलब टेम्परेचर से हो रहा है, ज्वालामुखी, भूकंप। अब इनको हम पिक्चर से देखेंगे। वर्षा से कैसे हो रहा है, बाढ़ का पानी जो रहता है, वर्षा नॉर्मल है ठीक है, तब तक नहीं होगा। पॉल्यूशन का मतलब ये कि कोई एक रेंज है जो एडॉप्टेबल है, उसको क्रॉस कर लिया किसी भी चीज ने, एक सीमा के बाहर कोई भी चीज चली गई, तभी वो हमको परेशान करेगी और वो पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगी, ये खतरनाक वाली कंडीशन में आएगी। तो यहाँ पे बारिश ऐसे नॉर्मली नहीं, लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी, बाढ़ का रूप ले लेगी, तब वो क्या करेगी, मिट्टी को उसने यहाँ से वहां बहा दिया। या अगर सारे खेत हैं, किसी खेत में जो फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है जो, उसमें अगर किसी ने ये डाले हैं, केमिकल्स डाले हैं, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डाले हैं, तो वो क्या करेंगे, जिसने नहीं डाले हैं वहां पे भी चले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि मिट्टी हर जगह की अलग अलग एरिया की, अलग अलग जोन की, जैसे मध्य प्रदेश की मिट्टी की क्वालिटी अलग है, हरियाणा की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ चावल के अकॉर्डिंग मिट्टी है, वहां उस फसल के लिए है। जो गंगा यमुना का जो है क्षेत्र है, तो आप क्षेत्र कहलाता है, वहां गेहूं की फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अब ये बाढ़ के कारण, या ये हवा के कारण, या सनरेज के कारण, इनके कारण क्या हो रहा है, इनके जो नेचुरल क्वालिटी है, जो जो इनको पहले से है, जो इनकी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी है, उसमें चेंज आ जाता है। यहाँ से फर्टिलाइजर चले गए, पानी में बह के दूसरे के खेत में भी चले गए, दूसरी लैंड पे भी चले गए, हवा से उड़ के चली गई मिट्टी, तो उसके जो गुण थे, उसके जो प्रॉपर्टीज थी, वो चेंज हो गई। और टेम्परेचर से कैसा होगा कि टेम्परेचर से भी मिट्टी का काली, लाल, सफेद, ये अलग अलग टाइप की जो है उसका कलर चेंज हो जाता है मिट्टी का। यानी क्या हो रहा है, मिट्टी भी कहीं ना कहीं
टेम्परेचर क्या काम करता है, धूप या आग क्या काम करती है, जलाने का काम करती है, किसी भी चीज को पकाने का काम करती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है मिट्टी पे, और उसी पे फिर डिपेंड करती है कि उसमें जो एग्रीकल्चर होगा वो किस फूड के लिए, किस फसल के लिए वो उसके अनुकूल होगा, एडॉप्टेबल होगा, उसमें वो चीज ज्यादा हो सकती है, उस पर भी डिपेंड करती है। और ज्वालामुखी आया, तो ये जो ज्वालामुखी है, मतलब ज्वालामुखी क्या होता है, नीचे से पूरा जो हमारी अर्थ है वो अंदर उसकी कुछ लेयर्स हैं। एक सबसे अंदर की लेयर होती है कोर और मेंटल, ऐसे करके उसकी लेयर्स होती हैं। और सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, ऊपरपट्टी उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ऊपर का सरफेस लैंड समझ लीजिए आप ऐसे। तो जो सबसे जितने अंदर जाते हैं हम इसमें अर्थ में, ऊपर से अंदर की तरफ जितना जाते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत हीट बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अंदर से ये जो कभी कभी क्या होता है, भूगर्भीय अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जब होती है, तब फिर ये जो अंदर की चीजें रहती है वो ऐसे पिघल, एकदम से ज्वालामुखी के रूप में ये फट के क्या होगा, बाहर आ जाएंगी। बाहर आएंगे तो क्या होगा, ये फिर बाहर जाएंगे तो पहले तो ऊपर गया, फिर ऊपर से फाइनली कहाँ आएगा, जो परत है उसी पे वापस लैंड पे ही क्या होगा, ये ऊपर डल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये लोहा है ज्यादा, अंदर जो जो चीजें रहती हैं इसमें बीच में कोर वाले एरिया में, कोर जोन में, वो सब आके ऊपर सतह पे आ गई। अब वो ऊपर की मिट्टी पे जम गई, लेकिन जो उसकी क्वालिटी थी उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, खराब कर दिया, प्रॉपर्टी को बदल दिया। तब उसकी जो उत्पादकता थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भूकंप आया तो क्या हो गया, भूकंप में भी दरार चल गई, तो लैंड का सब ऊपर से नीचे तक सब चेंज हो जाएगा मामला। अब ये पेड़ पौधे कैसे कर रहे हैं, ये कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं बताइए। मृदा प्रदूषण के प्राकृतिक कारण जो है, ये काय के हैं, यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं। ये क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक का पानी खींच लेते हैं, ठीक है। और एक लंबे समय तक ये लगे रहेंगे तो ये भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। और हमेशा ये मतलब फिर वही है कि ये इनका एक तो लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, पानी बहुत दूर दूर तक का खींच लेते हैं, तो उस पानी के साथ में कुछ चीजें भी तो आएंगी, वो भी उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर सॉइल की क्या करेंगी, प्रॉपर्टी चेंज करेंगी। और दूसरी चीज क्या होता है, मिट्टी में ना हमेशा फसल को चेंज कर करके लगाना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, तो उससे उसकी क्वालिटी जो है, प्रोडक्टिविटी बनी रहती। लेकिन एक ही एक फसल को अगर लगाते रहेंगे, तब उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ये हो गए प्राकृतिक कारण। इसके बाद हमारा आ जाएगा ह्यूमन मेड जो कारण है। क्या होते हैं, इरोजन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और प्लास्टिक और हाउस होल्ड। इसमें एक चीज और कम रह गई है, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट अलग है और इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग है, दोनों के अलग अलग रोल हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे कर रही हैं, ये सब समझ में आ रही है ना, कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कोई, उमेश सर के अलावा। ऐसा लग रहा है सर बस अकेले पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही कहानी सुन रहे हैं। बताइए जल्दी से, कौन कौन एक्सप्लेन करेंगे। मैम जैसे कि प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ना तो गलता है, जैसे कि हम जमीन में दबा देते हैं, इससे भी पोल्यूशन ही होता है। वेरी गुड। और एग्रीकल्चर में कैसे करेगा पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, अभी बताया था मैंने। वाटर लेवल है वो, मैम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जो हम खाद बढ़ाने के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। पेस्टिसाइड कैसे वाले, पेस्टिसाइड केमिकल वाले, ज्यादा से ज्यादा जिसमें केमिकल है, हाँ यूरिया वगैरह। तो वो यूरिया दूसरे जो उसके अंदर मिट्टी में दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं और क्या करते हैं, टॉक्सिक्स मटेरियल बना लेते हैं नया।
जैसे हम NO2 वगैरह पढ़ते हैं, NO2, SO2, ये सब टॉक्सिक्स होते हैं ना। कौन सी वाली वर्षा करवाते हैं, ये अम्ल वर्षा करवाते हैं। तो ऐसे ही अंदर जमीन के अंदर भी कुछ भी मिल के, कोई भी मिल के टॉक्सिक्स मटेरियल बना लेते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, मिट्टी को खराब कर देते हैं। हाउस होल्ड तरह तरह का कचरा, अभी हम देखेंगे वेस्ट, इसके बाद हम वेस्ट मटेरियल ही पढ़ेंगे। माइनिंग में कैसे होता है, माइनिंग से कैसे नुकसान होता है, कौन बताएंगे? माइनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? खनन न? हाँ, एग्जैक्टली, खनन, यानी खुदाई करके हम अब मेटल्स को बाहर निकालते हैं, या जितनी भी चीजें हम अपने यूज के लिए निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है माइनिंग में, जो माइनिंग अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे कितने लोग, 47 लोग फंस गए थे गुफा में, 41। उनको मतलब क्या होता है, जब इसमें माइनिंग में परत रहती है अंदर ही अंदर, जो कल हम एक उस पिक्चर में भी देख रहे थे ना, कि बॉडीज रहती है जिसमें वर्षा का जल जा जा के भर जाता है, स्टोर रहता है। ऐसे ही माइनिंग वाली जो जगह रहती हैं, उनमें भी नाले तक भी होते हैं, मतलब जो पानी के बहने वाले नाले होते हैं, उनमें गैसेस बनने लगती हैं। अगर कोई लंबे वहां से कुछ निकलने का सोर्स नहीं है, तो अंदर कौन सी कार्बन गैस भी बन जाती है, और जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन गैस है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पे, तो क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही जब माइनिंग की प्रोसेस होती है, माइनिंग कर करके क्या कर रहे हैं हम, कार्बन को बढ़ा रहे हैं ना बाहर, खुदाई कर रहे हैं, तो वो जो गैस बनी हुई है नीचे अंदर, वो बाहर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन। और दूसरी चीज, ये माइनिंग में कचरा निकलता है, जो माइनिंग में जो जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो फिर ऐसे ही वहीं पे जहां भी ये माइनिंग का काम चल रहा है, उस एरिया की उस एरिया के सॉइल को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। क्योंकि वहीं छोड़ दिया, चला गया, वो सॉइल में मिल गया। जितना भी प्लास्टिक भी होता है यूज, और दूसरे चीजें भी होती हैं, जो माइनिंग का काम करने वाली मशीनें होती हैं, औजार होती हैं, वो भी तो टूटते हैं, करते हैं। तो वो सब तरह की चीजें वहां मिलती हैं और उसको नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी इरोजन का क्या मतलब होगा, अब उमेश सर बताएंगे उसको। नहीं तो तो सर को मैम लगेगा मुझे मना कर दिया। इरोजन का मतलब ये है कि आपका जो फर्टाइल सॉइल है ना, वो पानी से बह जाता है, वो समुद्र में चला जाता है, वो इरोजन के अंदर आता है। तो फर्टिलिटी कम हो जाती है जमीन की। जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, बहुत सारे जगह है उनका, लेकिन उनमें सॉइल इरोजन हो चुका है, जिससे उनकी फर्टिलिटी कम है। तो इतना ज्यादा लैंड होने के बावजूद भी उतना ज्यादा उपज भी नहीं होता उनके यहाँ। ठीक है मैम, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी ने सही बताया। ये हमारा हो गया ह्यूमन मेड रीजंस जो है सॉइल पोल्यूशन के। ये कुछ और पिक्चर्स है सॉइल पोल्यूशन की। दिन रात हम अपने आसपास ऐसी पिक्चर है हमको प्रायः हर जगह मिल जाती है। ये देखिए, ये मिट्टी में जो सॉइल के अंदर कैसे होता है, ये पीबी जुड़ गया ब्रोमीन के साथ में, ये नया उसने बना लिया कंपोनेंट। ये कुछ कुछ चीजें ऐसे, कुछ भी किसी के भी साथ जुड़ के, जो जुड़ सकता है जिसके साथ, ये लंबी चेन बन गई है हाइड्रोकार्बन्स की। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मल स्टेज थी, नॉर्मल उसके कंपोनेंट है, वो एबनॉर्मलिटी में आ जाते हैं। ये पिक्चर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा सॉइल पोल्यूशन का जो केमिकल कंपोनेंट है वो कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक चीज और, जो भी हम अभी डिसीज और भी पढ़ेंगे, और पहले भी जो हमने पढ़ी है ना, किस एलिमेंट के यूज करने से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो थोड़ा सा उन डिजीज के बारे में भी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा खुद की एक्टिविटी भी दिखाएंगे तो चीजें और क्लियर रहेंगी माइंड में, अच्छे से आपका एकदम पक्के से वो कंसेप्ट तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। यहाँ हमने नाम पढ़ लिए कि इस वाली चीज से ये वाली डिजीज हो रही है, थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल हमने देख ली तो वो माइंड में एकदम सेट हो जाती है चीज। अब हमारा ये डिजीज कौन कौन सी हो रही हैं ये भी देख लेते हैं हम सॉइल पोल्यूशन से। एक तो
कोलेरिया हो रहा है। डिसेंट्री इज कॉज्ड व्हेन सॉइल पोल्यूटेंट्स रिच एज वाटर सोर्सेस, मतलब जब पानी के थ्रू पहुंच रहे हैं, सॉइल जो सॉइल में मिली हुई चीजें पानी के थ्रू पहुंच रही हैं, वो मतलब पोल्यूटेड सॉइल की चीजें पानी के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच रही, तब कौन सा हो जाता है? कोलेरा हो जाता है, मतलब हैजा। और डिसेंट्री मतलब पेचिस, ये चीजें हो जाती हैं, ये रोग हो जाते हैं। और ब्रेन की क्या होती है? ब्रेन एंड नर्वस डिसऑर्डर, सॉइल पोल्यूटेंट्स डिस्टर्ब्स न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, मतलब एक तो न्यूरो और मस्कुलर, तंत्रिका तंत्र को और मस्कुलर को, मसल्स वाला जो सिस्टम है उसके डेवलपमेंट को रोक देते हैं या प्रभावित करते हैं। कैंसर किससे हो सकता है? पेस्टिसाइड्स आर कार्सिनोजेनिक विच आर स्प्रेड ऑन क्रॉप, कृषि पे, खेती में जब हम फसलों के ऊपर कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तब क्या हो जाता है? कैंसर जैसा रोग भी हो सकता है, ये भी सॉइल पोल्यूशन में ही आएगा। और देख लें इनको, भारी धातु, हैवी मेटल, कल हमने हैवी मेटल पढ़े थे, हैवी मेटल के एग्जांपल ये लिखे हुए हैं यहाँ पर भी, कैडमियम, ऑर्गेनिक, निकेल, और लेड भी पढ़ा था हमने, लेड भी हैवी मेटल में आता है। जैसी भारी धातुओं के द्वारा क्या हो जाता है? मानव शरीर के संपर्क में आने पर कैंसर, हृदय रोग, मतलब ये मेटल अगर हमारी बॉडी के टच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी से रिलेटेड डिजीज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये देखिए न्यूरोलॉजिकल का है एग्जांपल, ये पिक्चर इधर वाला, और ये हार्ट डिजीज का। फिर जल संचरणीय रोग, मतलब जल से यानी पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले कौन से हैं? पेचिस, डायरिया, ये यही पहले बताया था, पेचिस, डायरिया और टाइफाइड। डायरिया मतलब दस्त जो लग जाते हैं उसको डायरिया बोलते हैं। पेचिस यानी आपका वही अभी बताया था, ये डिसेंट्री, ये हो सकते हैं। अब इनको पिक्चर से भी देख लो लक्षण, ये मैं इस चीज की बात कर रही थी कि अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि जल संचरण से ये रोग होते हैं, तो थोड़ा सा हमने उसको गूगल से और सर्च कर लिया, उसके सिम्टम्स पढ़ लिए, पिक्चर से देख लिए तो और भी अच्छी बात है। पिक्चर में बहुत अच्छे से चीजें हमको याद रह जाती हैं कि क्या होता है इसमें। एक सेकेंड, पिक्चर्स, इसमें सबसे पहले सिम्टम ऑफ अमीबॉइक डिसेंट्री। अमीबॉइक डिसेंट्री क्या होती है? अमीबा और पैरामीशियम मैंने बताए थे आपको, कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, इनका कोई फिक्स साइज शेप नहीं होता है, ये जिस डायरेक्शन में बढ़ते हैं वैसे ही इनका शेप हो जाता है, और ये केवल O2 और CO2 पे ही जिंदा रहते हैं। O2 और CO2 ही इनकी लाइफ है। तो जब इनसे इफेक्ट हो, इनके कारण एमियोबिक डिसेंट्री जब होता है तो उसका क्या सिम्टम है? एक तो हो जाएगा डायरिया हो जाएगा, मतलब दस्त लग जाएंगे, और हैवी फीवर, हाई फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाएगा, क्या होगा? वोमिटिंग होगी, और वेट तेजी से कम होगा। जब हमारे पेट का सब मटेरियल ही चला गया बाहर, कुछ बचा नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वजन तो कम हो ही जाएगा। और क्या होता है? अपसेट, कैसा? अपसेट स्टमक हमारा अपसेट हो जाता है, मतलब उसकी क्रियाविधि जो है डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अगर यही डिसेंट्री कौन सा है? बेसिलरी है, मतलब ये किससे हो जाता है? शिगेला नामक जीवाणु से, बैक्टीरिया से। शिगेला नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे अगर हो रहा है तो उसमें क्या होता है? डायरिया तो हो गई होगा, लेकिन साथ में उसमें ब्लड जाएगा, और हाई फीवर इसमें भी रहेगा, पेन
जो एब्डोमिनल पेन है वो होगा और वोमिटिंग होगी। ठीक है, ये दोनों के अलग 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 सिम्टम्स है और 2 कारणों से ये होता है। क्या, कौन सा? पेचिस, ये पेचिस हैं। डिसेंट्री मतलब पेचिस, ये 2 कारणों से अलग अलग होता है। फिर है कोलेरा, कोलेरा में भी उसके सिम्टम्स क्या है? ये होता है किससे? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, और ये जीवाणु ऐसा होता है, ये दिख रहा है इसमें, इस वाली पिक्चर में। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले तो कारण क्या है, कैसे? जो एक कोई इन्फेक्टेड है वो कहीं खुले में शौच कर रहा है, या उसने कहीं खुले में वोमिटिंग कर दी, वो सारे ये बैक्टीरिया जाके किसी भी वाटर बॉडी में मिल गए, तो वो फिर उस पानी को किसी ने पी लिया तो ये आगे टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, फिर घर में एक से एक को हो सकता है। ऐसे ही फिर इसके सिम्टम्स क्या है? एक तो वोमिटिंग और डायरिया, ये है। फीवर होगा, पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, ये सारे इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? या तो दवाई गोलियां, या जो आयुर्वेदिक रेमेडी है वो ले सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं जैसी कंडीशन हो। बचाव के लिए ये क्या क्या करना चाहिए? सबसे खास है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए पूरा, स्वच्छ भारत। ये भी सब वही अलग अलग तरीके से, इस पिक्चर में भी यही है कि कैसे कैसे ये अलग अलग टाइप से आगे बढ़ता है, ट्रांसमिट होता है। अब ये हमारा है टाइफाइड फीवर। इसमें कैसे होता है? ये व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग, ये लक्षण है इसका। इसको पहचानेंगे कैसे? आपकी जो टंग है उस पे एक सफेद परत दिखेगी आपको। कई लोग जब बीमार होते हैं तो सफेद सफेद परत दिखती है, एकदम गुलाबी हमारी टंग नहीं दिखती है। और कौन सा अंग इससे, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो इफेक्ट होती है, लीवर इफेक्ट होता है। ये देखिए, एनलार्ज लीवर, लीवर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, सूजन आ जाती है कहीं ना कहीं। एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन मतलब तिल्ली, जहां पे आ, क्या होता है स्प्लीन में, बताइए? डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर साहब हैं क्लास में आज? मैं सोची थी कि सारी डिजीज उनसे ही करवाऊंगी। डॉक्टर रमेश डॉक्टर जी हैं? साहब हाँ हाँ पेशेंट में दीदी, भी एक जो पेशेंट था है। जरा, मैं इसलिए इसलिए नहीं था। हाँ बोलिए। ओके 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 हाँ सर, ओके, कोई हाँ, बात। बोलिए ना अभी। अच्छा, क्या? ये मैं हाँ, एक्सप्लेन क्या पूछ? टाइफाइड फीवर एक्सप्लेन करने का बोल रही थी मैं, जो पिक्चर दिख रही ना अच्छा अच्छा, आपको। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। तो टाइफाइड फीवर का जो अपने को चित्र दिखाया है, ये पहले एनलार्ज लीवर का बताया। तो एनलार्ज लीवर बोले तो अपना लीवर के ऊपर जो स्वेलिंग आती है उसको अपन एनलार्ज लीवर बोलते हैं। जी और एनलार्ज लीवर के साथ में लीवर के ऊपर अगर फैट जमा होता है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। जी, और जब लीवर का साइज छोटा हो जाता है उसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। ओके ठीक है। बाद में एनलार्ज स्प्लीन दिखाया है। तो एनलार्ज स्प्लीन जो मलेरिया का पेशेंट रहा, तो उसमें बाद में कैंसर का पेशेंट रहा, ल्यूकीमिया का पेशेंट रहा, उसमें स्प्लीन एनलार्ज होता है ना, बड़ा होता है। जी एनलार्ज लिवर और एनलार्ज स्प्लीन। जी उसके बाद में अल्सर्स इन दी इंटेस्टाइन, ये जो टाइफाइड के जो जंतु रहते हैं ना, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं उनको। ग्रीन जी कलर में जो दिखाया है वो जी साल्मोनेला टाइफी, ये पानी में रहते हैं। जी और जो अपन होटल में पानी पीते हैं ना, कई सालों से वही वही पानी में वही पानी डालते रहते हैं। तो वो साफ नहीं करते हैं, जी क्योंकि जो होटल में वो जो पानी पीने का जो ये रहता है, पॉट रहता है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें ही पानी भरते जाते हैं कई सालों से। जी बाद में जो होटल में जो काम करने वाले नौकर रहते हैं, उनके जो नाखून है उसमें ये साल्मोनेला टाइफी जो जंतु है वो रहते हैं। तो जी वो लोग क्या करते हैं कि एक एक हाथ में 4-5 ग्लास लेके आते हैं अपने को पानी पिलाने के लिए। तो जी वो जी जी नाखून नाखून उनमें डूबे रहते हैं उनके। तो के जो जंतु है वो अपने शरीर में जाते हैं और अपने को फिर टाइफाइड फीवर होता है। तो टाइफाइड फीवर में जो जंतु दिखाया, अल्सर इन द इंटेस्टाइन दिखाया है। तो इसकी स्टेजेस रहती है साल्मोनेला टाइफी के, टाइफाइड के जो स्टेजेस रहते हैं ये। और बाद में अपन टाइफाइड की टेस्ट करते हैं,
उसमें 1:40, 1:20, 1:80, 1:120, 1:140 ऐसा इसका रिपोर्ट मिलता है, यानी कितना साल्मोनेला टाइफी अपने शरीर में है। उसके बाद में ये शुरू में तो फीवर आता है, कोई भी ट्रीटमेंट लेने से वो फीवर ठीक नहीं होता, लेकिन जब टाइफाइड की टेस्ट करते हैं उसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं, वो विडाल टेस्ट के बाद में अगर वो पॉजिटिव रही तो फिर अपन साल्मोनेला टाइफी मारने के जो एंटीबायोटिक है वो लेते हैं, उससे फिर पेशेंट ठीक होता है। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ या पेशेंट उस टाइम भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो जंतु है अपने इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पे फिर अल्सर करते हैं, उसको हम टाइफाइड अल्सर बोलते हैं। ये टाइफाइड अल्सर कभी कभी फूट जाता है तो उसका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है टाइफाइड अल्सर का। ओके और उसके बाद में सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर में हाई फीवर, यानी साधारण ट्रीटमेंट से ये फीवर कम नहीं होता है। उसके बाद में चिल्स देखा है, ठंडी लगती है, तो ठंडी लगती है तो जनरली ये ठंडी तो मलेरिया के फीवर में भी लगती है, लेकिन ब्लड टेस्ट करने के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि टाइफाइड का फीवर है कि मलेरिया का फीवर है या डेंगू का फीवर है। जी उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट तो भूख कम हो जाती है। लीवर एनलार्ज होने से, लीवर में सूजन आने से वो लीवर बराबर काम नहीं करते, इसलिए अपने को भूख कम लगती है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। जी उसके बाद में स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन जो बोलते हैं, जी तो जो पेट में अल्सर हो जाते हैं उससे फिर अपने पेट में दर्द भी होता है, जैसे बाहर में फोड़ा होने से दर्द होता है वैसा इंटेस्टाइन में फोड़ा होने से पेट में दर्द होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल पेन। उसके जी बाद में रेयर रेयर ये रेसेस हो जाते हैं ना, जो दाने हो जाते हैं हाँ, वो हाँ रोज spots, स्पॉट्स यानी क्या बोलते हैं, गुलाबी लाल कलर के जो, चकते, लाल लाल दाने, हाँ लाल चकते। लाल दाने आते स्पॉट्स। जी रैश बोले तो वो खुजलाहट जैसी, पित्त बढ़ गया ऐसा जो बोलते हैं ना अपन, स्किन के ऊपर खुजलाहट होती है, जी उसको जी बोलते हैं रैशेस। ठीक जी है। उसके बाद में है कफ, क्लियर रैशेस, रोज स्पॉट्स रैश। उसके बाद में वो दिख नहीं रहा है मुझे अल्सरली बराबर, ऑन, अल्सरली लिखा हुआ है यूजुअली है, यूजुअली। यूजुअली ऑन, हाँ चेस्ट, यूजुअली ऑन चेस्ट और चेस्ट चेस्ट एंड एंड स्टमक। स्टमक, हम्म चेस्ट एंड एब्डोमेन बोलने था, ठीक है। यानी हम्म। छाती के ऊपर और पेट के ऊपर ये रोज कलर के दाने आते हैं बारीक बारीक, जी ठीक है। अच्छा, जी उसके बाद में है कफ, खांसी आती है। उसके बाद में है कफ भी आता है इससे सर, इसका कफ का क्या रिलेशन होता होगा टाइफाइड से? ये इन्फेक्शन रहा कि नहीं टाइफाइड में, तो जी इन्फेक्शन रहा तो कफ भी जल्दी हो जाता है, यानी इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी कम कम हो होने से जाती है इसलिए। उससे कोई ओके भी डिसीज, सर्दी है खांसी है वो भी जल्दी हो जाता है, यानी मिक्स इन्फेक्शन हो ओके जाता है। ओके हाँ, ओके। उसके बाद में मसल एक्स है, यानी पूरा शरीर में दुखता है, पूरा शरीर, जी हाथ पैर दुखते हैं, यानी मसल पेन होता है, ठीक है। जी हेडेक भी होता है, सर दर्द भी होता है। जी उसके बाद में नौसिया वोमिटिंग बोले तो मचलाहट होती है और उल्टी होती है कभी कभी। जी और कभी कभी डायरिया एंड और कॉन्स्टिपेशन, ये जो आंतड़ी के ऊपर फोड़े होने से आंतड़ी बराबर काम नहीं करती, तो कभी कभी ज्यादा काम करती है तो डायरिया हो जाता है, कभी कम काम करती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी हाँ। थैंक यू ये सो मच सब सर, हाँ, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बता पाती जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत हाँ, अच्छा लगा हाँ, सुन के। थैंक दूसरा यू सर, सर, हाँ थैंक यू, दीदी, बहुत हमारी नेक्स्ट तरफ खाना जब मिल गया। पेशेंट आता है ना, जी जी सर, हमारी तरफ जो पेशेंट आता है तो हम उसको जबान दिखाओ बोलते हैं, तो जबान के ऊपर व्हाइट कोटिंग दिखता है हमको, उस जी टाइम पहचानते कि इसको टाइफाइड है करके। तो ये पहला जो चित्र बताया है, व्हाइट कोटिंग ऑन टंग, जी ठीक है। जनरली अपनी टंग जो है पिंक कलर की रहती है, लेकिन टाइफाइड वाले पेशेंट की टंग जो है वो थोड़ा कोटिंग रहता है, जैसा अपन ने दूध की मलाई अगर खाने के बाद जैसा अपने जबान के ऊपर दिखता है उस जी प्रकार से दिखता है कोटिंग, जी ठीक है सर, दीदी। जी सर, थैंक धन्यवाद, यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीदी, मेरे को बोलने के लिए चांस दिया आपने, धन्यवाद। नहीं, आपको मैं सोच के, आज मैं सोच के आई थी कि डिजीज तो मैं आपसे ही एक्सप्लेन करवाऊंगी, मैंने सोच के ही रखा था, हाँ लेकिन पहले थोड़ा सा निकल गया, उसमें ध्यान नहीं है, लास्ट में मुझे याद आ गया। जी दीदी, ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके। अब हम ये मृदा टाइफाइड के प्रदूषण। जंतु आपने जो बोला था ना, कॉलरा है, शिगेला है, ये सब पानी में रहते हैं, जी 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 अमीबा सर। है। हाँ, लेकिन अभी आजकल अपन ने अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया ना, तो अपन जी वैसे होटल का पानी वगैरह जनरली पीते नहीं, लेकिन जो लोग पीते हैं उनमें ऐसा होता है, और पहले बहुत होता था ये जी कॉलरा के, यानी एक गांव में कॉलरा का ये हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, साथ आती थी। जी हम जब 1973 में सर्विस में लगे थे ना, एक एक जी गांव में इतने पेशेंट आते थे कि जो पेशेंट एक लेके आया उसको थोड़ी देर से दूसरे लोग लेके आते थे,
जी यानी सर। गांव का गांव और हमको ऐसे ने एक स्कूल में उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता था, फिर ग्राम पंचायत में ट्रीटमेंट करना पड़ता था, सलाइन के लाइन से लगाना पड़ता था। जी जी तो अभी आजकल वो सिचुएशन नहीं आ रही कि जी। हाँ जी चलिए ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। और आगे की डिजीज है एलर्जी और श्वसन विकार, मतलब allergies and respiratory disorder. Contact with polluted soil through emission can cause bronchitis. मतलब उद्गार, या उद्गार का मतलब क्या होता है? आपने प्राण पढ़े थे, पंच प्राण हट प्रदीपिका में पढ़े होंगे, या डकार डकार। वेरी गुड। कौन कौन सा प्राण कहलाता है, कौन सा उप प्राण आता है वो? नाग वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सभी। तो ये इस मतलब डकार और उसके माध्यम से अगर प्रदूषित मृदा संपर्क में आ जाए तो क्या होगा? ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और त्वचा के विकार मतलब स्किन डिजीज कैसे हो सकती है? कि जब जो इन्फेक्टेड जो सॉइल है वो हमारे स्किन के टच में आ जाएगी तो उससे क्या होगा? खुजली, एक्जिमा, रेशेस और अन्य त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। फिर प्रदूषित मृदा के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों के सेवन से विभिन्न हानिकारक रासायनिक पदार्थों के कारण कैंसर रोग भी हो सकता है। ये कैंसर देख लो हर कहीं घुस जाता है, जहां देखो वहां इसको मौका मिला नहीं, मुंह उठा के चला आया। अब वेस्ट मट अब मुझे अच्छा बताइए, किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए? 2-5 मिनट का आप लोगों को बहुत टाइम हो गया, तो ब्रेक लेना है मैम क्या? हाँ, इससे पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सी स्लाइड? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग इससे क्लास पहले हो रहा है, जरूरत नहीं इंटरेस्टिंग महसूस है, हो रही। कंटिन्यू करें इसी को। यस यस मैम यस मैम। मैम। ओके, कौन सी स्लाइड बोल रहे थे आप? कौन सी दिखा दूं? ये यस मैम। ओके। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ। जो जितना भी हमारे घर में जो काम में नहीं आ रहा है वो सब अपशिष्ट है, हम उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन से उठा के ये देख लो, फिर गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल, और ले जाके सब ये धरती माता के सीने पे हमने डाल दिया। अब ये दिख रहे हैं, प्लास्टिक है, पेपर है। अब ये कंसेप्ट आ रहा है जब से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है कि हमने उनको अलग अलग कंटेनर में अलग अलग चीजों को स्टोर करना शुरू कर दिया है। नहीं तो क्या चल रहा था हमारा? सब एक में, सब धान 22 पसेरी, सब कुछ एक में आ जाएगा, कचरा गीला सूखा सब मिला मिला के जाता था। आजकल लेकिन थोड़ी सी जागृति आई है, तो प्लास्टिक में प्लास्टिक, पेपर में पेपर, बैटरीज में बैटरीज, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक, मेटल में मेटल, और ग्लास में ग्लास। इसका क्या फायदा होगा? इन चीजों को हम डिफ्यूज आसानी से कर सकते हैं, जिससे जो हो सकता है प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लेंगे, ग्लासेस को रिसाइकिल कर लेंगे, सबको रिसाइकिल कर सकते हैं। और जिसका जो यूज है वो आगे जाके हम कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, 3 टाइप की कैटेगरी आएगी वेस्ट की भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में क्या रहेगा वेस्ट का खास तो यही है, सॉलिड और लिक्विड। इसमें क्या रहेगा? सॉलिड में ये सब कुछ जो जो ठोस चीजें हैं, जो फिजिकली हम जिसको पकड़ पा रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं एक ज्यादा वॉल्यूम लेते हैं ये, तो इसमें प्लास्टिक आपका आ जाएगा। ये मतलब ये तो ठीक है कि जहां तहां ढेर लगे हैं, एक एक आपने अलग ही रूप देखा है। कहीं मंदिर पे गए हैं, बहुत कोई प्रसिद्ध मंदिर है, वहां जाके पहले क्या धागा बांधने का, कलावा बांधने का था कि किसी ने कह दिया यहाँ मन्नत मांग के जाएंगे, कलावा बांध देंगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी, फिर आके उस कलावे को हम खोल देंगे। लोगों को पता नहीं क्या किसने शिक्षा दे दी कि कलावे नहीं तो पन्नी बांध के, कई मंदिरों पर मैंने देखा है ऐसी पन्नियां बंधी रहती हैं अलग अलग रंग की। अब मुझे यही नहीं समझ में आता, पन्नियां सब एक जैसी होती हैं पॉलीथीन, तो आप 5 साल बाद आपकी पूरी हो गई, या ठीक है 1 महीने बाद हो गई, 8 दिन बाद आपकी विश पूरी हो गई, तो आप पहचानोगे कैसे कि आपने कौन सी बांधी थी और उसी को खोलना है?
कैन यू इमेजिन कि मतलब क्या क्या चल रहा है। और उसके वजह से वो उस पेड़ को, किसी ने पेड़ का बोल दिया कि इस वाले ट्री पे बांधने से पूरी होती है विश, उस पूरे पेड़ को पॉलीथीन से भर दिया बेचारे को, उसमें 1 इंच भी जगह नहीं बची, बेचारा सांस कहाँ से लेगा। और अपने मतलब जो खाना बनाने के लिए भी जो एयर लेता है वो कहाँ से उसको लेगा। पेड़ के ऊपर पॉलीथीन टांगने की मतलब कितनी कितनी चीजें हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कि मेरी विश पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं हम। ये जहां तहां आपको, रेलवे स्टेशन के किनारे आप जाएंगे, इतनी गंदगी, ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रही, लेकिन ये यहाँ पे एक गाय खड़ी हुई है और आप साक्षात अपनी आंखों से देखेंगे। कभी भी किसी रेलवे स्टेशन के आसपास की आप देखिएगा जगह जाके, वहां एक तो ऐसा ढेर लगा रहता है और वहां पे एनिमल आपको, स्पेशली गाय बछड़े, ये आपको दिखेंगे वहां पे, उनके बीच में से कुछ ना कुछ वो खाते रहेंगे मटेरियल, पन्नी खा जाते हैं और इसीलिए बहुत सारे पशु जो है बेगुनाह उनकी डेथ हो जाती है। ये लिक्विड वेस्ट आ गया। ये इतनी सारी कैटेगरी है लिक्विड वेस्ट की, जो एक तो क्या है, ये बहुत सारे तो पेंट ऑयल हो जाते हैं, ये जो पेंट करते हैं वो भी बचा खुचा सारा बच गया, तो धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं, फाइनली वो किस में जाएगा, वाटर बॉडी में जाएगा। और ये सारे केमिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, कछुआ वो क्या है, मच्छर मारने का है, चींटी मारने का है, और क्या है, फर्श को साफ करने का है, टॉयलेट साफ करने का है, ये अलग अलग टाइप के क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे, हमारे पानी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सब जगह। यहाँ पानी में भी मिल रहे हैं और इधर ही पीछे मिट्टी दिख रही है, इसमें भी मिल रहा है। ये जो लैब्स होती हैं या हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं यूज होते हैं केमिकल एलिमेंट्स, वो सब भी जितना यूज हुआ उतना ठीक है, नहीं हुआ जो बच गया वो सब कहाँ वेस्ट हो गया, जाएगा पानी में, मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का मटेरियल जो निकलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेस्ट कैटेगरी है। उसमें कितने टाइप के होते हैं, ग्लव्स निकलते हैं प्लास्टिक के, ये जो एल्यूमिनियम के रैपर होते हैं टैबलेट्स के, जो इंजेक्शन सीरीज प्लास्टिक की होती है, ये सब अलग अलग टाइप का कई तरह का वेस्ट निकलता है। लिक्विड भी निकलता है, सॉलिड भी निकलता है, अकेले मेडिकल फील्ड से। इनको भी अगर हम ऐसे ही अलग अलग कंटेनर में अलग अलग स्टोर करें, ट्रीटमेंट दे उसको और फिर रिसाइकिल कर लें, तो हम ये जाके क्या कर रहे हैं, ये जो हमने पहले पॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, पॉल्यूशन के क्या है, ये रीजन ही तो है पॉल्यूशन के, पॉल्यूशन का बेस है ये सारे वेस्ट जितने भी है, सॉलिड लिक्विड गैस जितने भी हमने पढ़ी, ये सब पॉल्यूशन के कारक है। एक आजकल बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें जितनी भी चीजें, ये जितने भी मटेरियल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता है। कैसे जो हमने साथ साथ पढ़ लिया था, पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, बताया था आपको पीबी। पीबी का मतलब क्या होता है, किसका सिंबल है शीशा। पीबी? जी, शीशा। और क्या बोलते हैं उसको, लेड। लेड। तो ये इनकी जो बैटरीज होती है ना, ये बैटरी रखी है, ये बैटरीज में लेड का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे इसमें मटेरियल होते हैं केमिकल, अब हमारे यूज के नहीं रही है तो हमने इनको उठा के फेंक दिया, और ये जाके सॉइल में मिलेंगे, बारिश आएगी, मिट्टी बहेगी तो पानी में भी चले जाएंगे, या हमने पानी में ही फेंक दिया तो पानी कहीं ना कहीं बह के किसी तरह से मिट्टी में जाएगा। सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो कोई भी किसी भी तरह से बच नहीं सकता है इनसे। अब हमारा, चलिए बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सो मेनी, हमारा कंप्लीट हो गया है। 3rd और 4th टॉपिक हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने 7th टॉपिक हम पढ़ेंगे, 6th और 5th टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको पहले हम कर लेते हैं जितना भी हो जाए। अब हम पीपीटी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद तो थोड़ा सा हिंदी में है पीपीटी, और कल उनको मैं इंग्लिश में कर दूंगी, लेकिन आज हम एक ले चलते हैं, आधे घंटे हम उससे भी पढ़ लेते हैं पीपीटी से। क्या है हमारा 7th टॉपिक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
एक्ट 1986, नेशनल प्लान ऑन चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इफेक्ट्स और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट एंड सोलर एलियांस, ये सब हमको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ही क्वेश्चन में ये सारे पूछ लेते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन आता है? मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है, उसमें इधर ये पूछ लेते हैं नाम एग्रीमेंट और इफेक्ट के, और इधर पूछ लेते हैं उसका ईयर पूछ लेते हैं, या कुछ उससे रिलेटेड दूसरी चीज पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम पढ़ते हैं अपने पीपीटी से। सबसे पहले हमारा एनवायरमेंटल एक्शन एक्ट 1986। इसमें तो ईयर याद रखना है, कब का है उसमें दिया ही हुआ है सिलेबस में, 1986। भारतीय संरक्षण अधिनियम, ये प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा या संरक्षण, कब आया? ये 1986 में आया। क्या उद्देश्य था इसका? मानव निर्मित, उद्देश्य क्या था इसका? मानव पर्यावरण पर 1972 स्टॉकहोम में आयोजित कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को लागू करना। मतलब 1972 में स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो डिसीजन लिए गए थे, अब उनको अप्लाई करने के लिए इसको लाया गया था। ये इसका क्या है? मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। डेफिनेशन क्या है, या डेफिनेशन के जो पार्ट्स हैं, अंग है, वो क्या है? वायु, जल, मृदा, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति जगत, सूक्ष्म जीव एवं प्रकृति के परस्पर संबंध। ये इसके मतलब ये वर्ड्स इस डेफिनेशन में आएंगे, शामिल हैं। ये कुल मिला के आप अगर शॉर्ट में याद रखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी का हर एक हिस्सा इस डेफिनेशन का पार्ट है। विस्तार, विस्तार का मतलब है इसकी लेंथ क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने इसमें पार्ट हैं और कितने इसमें चैप्टर हैं। 26 इसमें क्या है? पार्ट है, और 4 इसमें चैप्टर हैं। इतना बड़ा है ये, कितना बड़ा है? विस्तार का मतलब ये विस्तार है। यहाँ पे ना ये पीडीएफ पीपीटी बनाते में बहुत सारी इसकी हिंदी की मात्राएं चली गई हैं, मतलब स्पेशली छोटी की मात्रा इसमें से मिट गई है, तो समझ जाइएगा। शक्ति मतलब पावर क्या है इसकी, ये क्या कर सकता है? यह पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने की केंद्र सरकार को शक्ति देता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिल रही है इससे कि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल करने के लिए जितने भी डिसीजंस हैं या जो भी कदम उठाने हैं, एक्शंस लेने हैं, वो सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। इसके ये वाला जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है या कथन कारण वाला जो आता है उसमें आ सकता है, एब्रिविएशन वाले क्वेश्चन में, कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो सेंट्रल की जगह पे वो आपको स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो राइट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। दंड प्रावधान मतलब क्या पनिशमेंट मिल सकती है अगर नियमों का उल्लंघन करेगा कोई, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करेगा कोई, तो उसको क्या होगा, उसे या तो कुछ उसके ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा कि इतना आपको अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा, या फिर आप उसको जेल की भी 6 महीने की 1 साल की कुछ सजा दी जा सकती है, जो इसमें लिखी होगी। यहाँ पे तो हमको सिर्फ इतना ही रखना है ध्यान कि हाँ दंड दिया जा सकता है। इसमें इसके चैप्टर्स में और इसके जो पार्ट्स हैं उसमें जो डिसाइड किया हुआ डिटेल दी होगी उसके अकॉर्डिंग आर्थिक दंड और सजा दी जा सकती है।
नेक्स्ट हमारा जाता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सब लोग जग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? यस मैम। यस मैम। जग रहे हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008। अब हमारी आ जाती है जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, राष्ट्रीय कार्य योजना मतलब नेशनल प्लान, कार्य योजना, नेशनल प्लान ऑन वर्क प्रोजेक्ट वर्क भी बोल सकते हैं इसको। किस पे है ये? क्लाइमेट चेंज पर। कब आया? 2008 में आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्ग के द्वारा, सतत विकास के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ ही हल करने का प्रयास करना। मतलब दोनों ही प्रॉब्लम को साथ साथ, कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो और जो हमने हमारे एनवायरमेंटल जो टारगेट गोल्स डिसाइड किए हैं कि हम वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेस को यूज करें और ऑप्शनल हमारे पास में हो एनर्जी सोर्स, या फिर हमारा फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हमारा ना हो, सॉइल पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी स्वच्छ, 24 घंटे हमको बिजली मिले, 24 घंटे हमको स्वच्छ पानी मिले पीने का, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वो सारे हमारे जो टारगेट हैं वो भी पूरे हों और साथ में हमारी ग्रोथ भी हो। कैसी? इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो, वो ना रुके कि हम और कंट्रीज से पीछे रह जाएं, पिछड़े हुए रह जाएं। ये इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था, इसलिए इसको लाया गया। उपयोगिता क्या है इसकी? उपयोगिता इसकी ये है, मतलब यूटिलिटी इसकी ये है कि विकास संबंधी यानी डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको क्या करें? बढ़ावा दें, इंक्रीज करें साथ साथ में। जलवायु परिवर्तन की जो प्रॉब्लम है यानी क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उससे प्रभावी रूप से निपटे, यानी इफेक्टिवली ऐसी प्लानिंग की जाए, ऐसे वाले कुछ ना कुछ आइडियाज लेके आए जाएं जिससे हमारी ये जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। क्यों आ रही क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम? हम पीछे की स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, जो हाँ हमने पॉल्यूशन पढ़े हैं या जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े, स्टोरी पढ़ी थी ना हमने, स्टोरी में हमने एक से एक रिलेट की थी चीजें कि सारी जब जितनी जरूरत है। 12 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 12 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? बताइए। मैम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वेरी गुड। तो उसमें अगर हमारे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बच रहा है। अभी वेस्ट पढ़े हमने, एज ए वेस्ट वो कहाँ जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं या फिर हमारे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, और एनवायरमेंट में जा रहे हैं फूड चेन में जा रहे हैं। फूड चेन में जा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं पूरी फूड चेन, यानी फूड चेन ही क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है तो मतलब पहले जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु से पूरी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? हमारी प्रभावित हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है कुल मिला के एक लाइन के रूप में। उदाहरण यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है? सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों का यूज करें। अभी बताया ना कि अल्टरनेट ढूंढे हम कि क्या चीज हम यूज करें ऐसी कि जिससे हम जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो बहुत एक्स्ट्रा लोड है उसको कम कर सकें या उसको प्रदूषित होने से बचा सकें। तो क्या है? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उनका यूज करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, पॉल्यूशन घटेगा। अब हमारा आ गया है NAPCC के अंतर्गत सम्मिलित 8 राष्ट्रीय मिशन। ये क्या है? NAPCC यही है, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसको पढ़ लेंगे आप तो शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाएगा, ये दिया हुआ है। इसके क्या दिए हैं? अब ये जो 8 राष्ट्रीय मिशन है, ये मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब क्या होता है? कोई बताए कारपोरेशन। जी? कारपोरेशन। कारपोरेशन
नहीं, मिशन को जैसे कोई मिलिट्री नहीं बोलती है अब हम इस मिशन पे जा रहे हैं। मैम टारगेट बोल सकते हाँ, एक हिसाब से मिशन आंदोलन जी लक्ष्य ऐसा करके हाँ, मतलब कोई भी एक हमने कुछ एक अभियान डिसाइड कर लिया है कि ये वाला अभियान हाँ वर्ड है। अभियान मैं अभियान एग्जैक्टली अभियान वर्ड बहुत अच्छा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कुछ काम कि इसको हमको करना है, उसके लिए हमने कमर कस ली। तो ये 8 वो काम है जो हमने डिसाइड कर लिए हैं, ये हमको करना है एज ए मिशन। मिशन का मतलब हार्ड एंड फास्ट हमको ये करना ही है किसी भी हालत में। तो इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन, या इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। नेशनल सौर को क्या बोलेंगे, सोलर नेशनल सोलार मिशन, या फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। नेशनल संवर्धित को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन, नहीं संवर्धित के लिए कुछ और वर्ड आता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। ये वाली चीज मैं कन्वर्ट करके कल दे दूंगी, या खुद से भी प्रयास कीजिएगा अगर कर पाएंगे तो। बाकी मैं कल कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन तो संरक्षण के लिए होता है, संवर्धित और संरक्षण में शायद थोड़ा सा अंतर है सर। अच्छा देख लेंगे उसको भी। और उसके बाद क्या है हमारा, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। सतत का मतलब तो वही है सस्टेनेबल, पर्यावास मतलब रहने के लिए स्थान। तो हमेशा हमें हमेशा घर मिले, सभी को घर मिले रहने के लिए, उसके लिए है ये। राष्ट्रीय जल मिशन, हमेशा पानी मिले पीने के लिए। हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। क्या हो रहा है, पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते थे। प्रवासी मतलब जो दूसरे कंट्रीज के हैं, वो हमारे यहाँ पे आते थे थोड़े दिन के लिए। जब उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती थी, एडॉप्टेबल कंडीशन होती थी, तब वो यहाँ रहते थे। और फिर वापस, जैसे साइबेरियन पक्षी आते हैं पर्टिकुलर सीजन में, गर्मी के सीजन में, जब वहां उनके लिए एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता या एडॉप्टेबल कंडीशन नहीं रहती, तो वो ऐसे दूसरा अपना जो है स्थान चेंज कर लेते हैं। तो अब वहां की, हमारे यहाँ की कंडीशन क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो यहाँ का भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अब वो जिस सीजन में यहाँ आते थे, अब यहाँ की भी कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं बची फेवरेबल, तो क्या होगा, वो यहाँ आना छोड़ देंगे, या फिर यहाँ आ गए, उन्हें पता नहीं है, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कुछ चेंज हो गया है। आप कहीं गए, कल कोई बिल्डिंग बनी थी, आप उसमें की कोई काम कराने गए, लेकिन अब अगले दिन आपको पता नहीं है, आपको काम उस दिन नहीं हुआ, आप दूसरे दिन फिर से गए, लेकिन आपको अगले दिन वो बिल्डिंग मिली नहीं, वो तो गायब हो गई, किसी ने तोड़ दिया उस बिल्डिंग को। तो आपको बाद में वहीं पहुंच के पता चल रहा है कि आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे ही पक्षी लोग पहुंच गए, उन्हें थोड़ी पता है पहले से कि यहाँ पे क्या हो गया है, वो आएंगे तब पता चलेगा। अब आ गए, उनके लिए कंडीशन अच्छी नहीं है फेवरेबल, तो क्या होगा, कुछ लौटने वाले या तो जान बचा के, हर इंसान को, हर जीव को अपनी जान पसंद होती है, तो वहां से चले गए, बच गए, नहीं जा पाए, तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। धीरे धीरे वो उस स्पीसीज की क्या होगी, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो वहां का जो हिमालयी इकोसिस्टम है उसको स्टेबल बनाएं, इसके लिए काम करना होगा। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। हरित भारत मतलब जो ग्रीन लैंड है, ग्रीनरी है, उसको बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, बनाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल हो और टिकाऊ, सस्टेनेबल कई मतलब होता है टिकाऊ, सस्टेनेबल हो, साथ साथ में कैसा हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, मतलब स्ट्रेटेजी क्या हो हमारी, जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाए, उस ज्ञान मतलब, अब उस इसका संबंध किससे है, आपका जागरूकता से। जागरूकता को क्या बोलेंगे, अवेयरनेस।
अवेयरनेस लाने के लिए, सब में अवेयरनेस लाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। जैसे अब एक तो यही है ना अवेयरनेस लाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम सब आगे जाके कहीं ना कहीं टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनेंगे, तो हमारे जो स्टूडेंट्स आएंगे हम उनको पढ़ाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट लाए जाएंगे कि कैसे कैसे स्कूल लेवल में पढ़ाया जाए और कॉलेज लेवल में पढ़ाया जाए। अलग अलग ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को भी वर्कशॉप्स ली जाए, उनको भी जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए। तो ये अलग अलग टाइप से यहाँ पे उनको जो भी जैसे भी नॉलेज को आगे ट्रांसमिट किया जाएगा वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कौन सा? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही है कि NAPCC के अंदर कितने मिशन हैं? कितने हैं? 8 हैं। इन 8 को भी याद कर लीजिएगा, ये वैसे क्वेश्चन आएगा। इन 3 है, 4 हैं, चारों हैं, 1 और 2 हैं, केवल 1 है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं कोड से सॉल्व करने वाले, उसमें ही आ सकता है। ठीक, अब अगला हमारा है इंटरनेशनल। अब आ गए हमारे एग्रीमेंट्स एंड इफेक्ट्स, एफर्ट्स, यानी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या समझौते किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज मिलके। स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तब फिर बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद में कुछ बुद्धिजीवी लोग, चिंतन करने वाले लोग या जो थिंकर्स होते हैं वो आगे आके उस प्रॉब्लम को सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं और फिर उस पे काम करने की बात होती है। तो जो अलग अलग कंट्रीज मिलके, कौन सी? सबसे पहले तो एक हमने पढ़ा था ना UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। असेंबली कौन सी? UNO की महासभा एक है। यूनाइटेड नेशंस की जो एक महासभा होती है उसकी असेंबली होती है, उसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वर्ल्ड लेवल के। जो उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज होती हैं, वो सब एग्रीमेंट पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, फिर वो रूल बन जाता है, रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। इसी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है? स्वरूप, यानी ये कैसा है, फॉर्म कैसा है इसका? यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये नेशंस के बीच में। अब इस पे जिसने साइन करे हैं वो क्या करेंगे कि भाई आपको बोला है कि 2030 तक कार्बन का जो है प्रोडक्शन आपको, अभी आप कर रहे हो मान लो 100 kg आप कर रहे हो, ये बस जस्ट समझने को है एग्जांपल, ये कोई ऐसी यूनिट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि 100 kg आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो अभी एक साल में, तो इसको आपको 2030 तक घटाकर कितना करना है? 1.5% की इसमें आपको कमी लेके आनी है, इतना आपको इसका यूज कम करना है। ये अब जिस कंट्री ने इस पे साइन किए हैं उनको ये मानना पड़ेगा, इस रूल हो गए, ये आप उसमें बंद गए संधि में। आपको कोशिश करनी है कि इस टारगेट को, ये तो टारगेट है कि ये एक टारगेट दिया गया है कि इस टाइम पीरियड में हमको इसको कवर करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रोडक्शन आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। उन्होंने बता दिया कि 100 kg से ज्यादा नहीं करोगे आप यूज, 100 kg से ज्यादा करोगे तो कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी जो उनने उसमें लिखी होंगी कंडीशंस वो अप्लाई होंगी। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में कमी लाना। कौन सा है ओजोन परत में क्षरण लाने वाला पदार्थ सबसे ज्यादा? C1 पढ़ा था हमने जी, फिर से बोलिए। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंगीकृत मतलब इसको कब एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था? ये डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987। इसलिए याद रखिएगा इस डेट को, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? बताइए। 16 सितंबर 1987 में।
16 सितंबर 1987 में तो इसको एक्सेप्ट किया गया था। आपको ओजोन दिवस मनाए तो ये डेट ईयर याद नहीं रखना है, सिर्फ डे तो हर साल आता है ना, हर बार मनाते हैं उसको 16 सितंबर को, कि ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस लाई जाए लोगों में। इसलिए हर बार 16 सितंबर को मनाएंगे ओजोन डे, लोगों से बातचीत करेंगे ओजोन के बारे में, सब लोग ओजोन 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 गाएंगे उस दिन, तो सबको याद रहेगा कि कार्बन का यूज, सीएफसी का यूज कम करना है अपने को। ठीक है, प्रभावी कब हुआ ये देखिए, इसको सारे जो कंट्रीज थे, जितने भी कंट्रीज हैं इस पे, इस संधि पे हस्ताक्षर करने वाले, उनने एक्सेप्ट किया है 16 सितंबर को 1987 को, ये दोनों डेट याद रखिएगा। लेकिन ये अप्लाई कब से हुआ, एक्सेप्ट और अप्लाई दोनों अलग चीजें हैं। एक्सेप्ट हुआ 16 सितंबर 1987 में, और अप्लाई किया गया ये 1 जन 1989 से 2 साल बाद 1 जनवरी को। मुख्य भूमिका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। मुख्य भूमिका का क्या मतलब होता है, मेन रोल किसने निभाया इसको लाने में, इसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। अब अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अन्य मेन पॉइंट्स क्या हैं जो याद रखने चाहिए हमको। उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। उत्सर्जन मतलब प्रोडक्शन, हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जो आपको यहाँ बताई ना चीज कि इतना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बाध्यकारी मतलब अगर इससे ज्यादा करोगे तो आपको, आप मतलब समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब जो बेसिक था, मूल यानी फंडामेंटल जो मॉन्ट्रियल कॉल था, ये सबसे पहला जो था। मूल कहते हैं ना, एक जैसे मूल और ब्याज चलता है, हम अगर मनी में देखें तो जो बेसिक प्राइस रहता है उस पे पर ब्याज अलग लगता रहता है, तो ऐसे ही ये मूल है कि जो सबसे पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, उसमें क्या रहा, विकसित देशों को 2000, ये डेट एक टाइम पीरियड दे दिया, तक सीएफसी का यूज क्या करना है, पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया। मतलब जो भी कौन है, विकसित देश मतलब डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका है, चाइना है, तो रूस है, रशिया है, ये जितनी भी ये सब डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस है, तो इन डेवलप्ड कंट्री को बोला है कि आप 2000 तक सीएफसी को पूरी तरह से बंद कर देंगे प्रोडक्शन उसका। और जो विकासशील देश हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उनका विकास चल रहा है, जैसे हम हैं, इंडिया है, और इंडिया के जैसे और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको बोला है 2010 तक का टाइम, इनसे और 10 साल ज्यादा दे दिया हम लोगों को कि आप ठीक है, क्योंकि वैकल्पिक सोर्स जो है वो अपने आप में बड़े ही उनको यूज करना इतना इजी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इन कंट्रीज को और मिला है। तो सीएफसी का जो प्रोडक्शन है उसका उपयोग बंद करने के लिए 2010 का टाइम दिया था, लेकिन क्या ऐसा हुआ, बंद हो गया क्या सीएफसी पूरी तरह से, बताइए। जी भाई, इंडिया में तो हो गया है। हाँ, तो डेवलपिंग कंट्री में हो गया है, इसीलिए अभी हमने, और जो अभी कोरोना में भी हमने बहुत इसका प्रभाव देखा कि सब लोग अपने अपने घर में थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो एकदम से सारी नदियां साफ हो गई थी, सारा प्रदूषण खत्म, और सीएफसी का जो होल है ना, उसका भी साइज आपने पढ़ा हो कभी न्यूज में, तो उसका भी साइज कम हो गया था, मतलब जो बड़ा क्षेत्र था वो छोटा हो गया था। पढ़ा किसी ने ऐसा न्यूज में कहीं, ऐसा हुआ था। और क्या हुआ है इसमें, उन विकासशील देशों को छूट दी गई, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको क्या कहा गया कि जिनका वार्षिक उत्सर्जन मतलब जो 1 ईयर में, एक ईयर में 0.3 किलोग्राम पर व्यक्ति पर पर्सन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको छूट दी गई, और भी छूट दे दी उनको। अन्य संशोधन मतलब इसके जो हैं मॉन्ट्रियल, इसीलिए यहाँ पे कहा गया मूल प्रोटोकॉल, ये बेसिक है, यहाँ से शुरुआत हुई, फिर इसके बाद इसके क्या आ गए,
संशोधन आ गए, मतलब संशोधन को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में संशोधन को? इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट। नहीं, इम्प्लीमेंट तो लागू करना होता है, अमेंडमेंट, सुधार जो होता है, डायरेक्शन बोल सकते अमेंडमेंट, करेक्शन बोल सकते हैं। जो हाँ, अमेंडमेंट मैम। अमेंडमेंट सही, हाँ ये सही शब्द बोला आपने, अमेंडमेंट। इसमें जो संशोधन होता है, जो पहले वाले में कुछ हम सुधार कर रहे हैं, वो कब कब आए? लंदन 1990 में आया, फिर कोपेनहेगन में आया 1992 में, अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों द्वारा प्रस्तावित HFC संशोधन आदि। तो ये आपको एक क्वेश्चन ये भी सीधा मिल सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो उसके अमेंडमेंट कब कब आए हैं, संशोधन कब कब आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर 2010 से इसका प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। अभी तक हम पहले किसकी बात कर रहे थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अकेले, अब इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें पूछा था कि 2010 से क्या रहा प्रोटोकॉल का एजेंडा। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अन्य बिंदु का 27th जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये MOP मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दुबई 2015 में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दुबई पाथवे के नाम से एक्सेप्ट किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सदी के अंत तक क्या करना है? HFCs मतलब हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कमी से वैश्विक तापमान में 0.5 की कमी आएगी, जो ओजोन संरक्षण में सहायक होगी। क्या फायदा होगा ये हमको, ये याद रखिएगा, 0.5 की कमी आएगी। तो ये तो पुरानी बात होगी, अब हम इनको बहुत आगे क्रॉस करके आ गए हैं। तो अभी आपका ये होमवर्क है, नोट करिए, सभी नोट डाउन करिए। आप ये पढ़ के आएंगे कि क्या और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो संशोधन है वो और आए हैं इस 2015 के बाद, आए हैं तो कौन कौन से आए हैं, कल नोट डाउन करके लाएंगे, नहीं आए हैं तो वो भी नोट डाउन करके लाएंगे। ये आपको नोट कर लिया सभी ने? यस और नो? एक बार फिर से बता दीजिए। सभी लोग ये नोट करके लाएंगे, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 2015 के बाद क्या उसके और नेक्स्ट आए प्रोटोकॉल, वो मतलब जैसे ये तो 2015 में आया, पहला कब आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सबसे पहले कब आया था बताइए, अभी पढ़ा था हमने, मूल जिसको बोला लंदन में था। आया था ना 1980 में, नहीं, 1990 में, ये फिर कोपेनहेगन में आया। 1987 हाँ 1980, 1987 में ये पहला है। अब उसके ऐसे ही बाद में ये सब आए हैं, तो 2015 के बाद आए हैं क्या, आए हैं तो कितने आए हैं, कहाँ पे आए हैं, क्या उनमें था, ये आपका होमवर्क है, कल ये करके लाना है आपको। राइट डाउन कर लिया सभी ने? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, अब जैव विविधता संरक्षण हमारा आ गया है। ये हम